हेलो प्यारे बच्चों, अपनी संस्था सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल द्वारा चलाए गए इस अभियान में मैं रामविलास दयाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप संस्था के द्वारा चलाए गए इस यूट्यूब चैनल में रोज़ाना जो अपलोड किए जाते हैं वीडियो, उन वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ अपनी याद करते होंगे और अपनी पढ़ाई हम लगातार जारी रखते होंगे। आज हमें एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं बेसिक साइंस में, जिसका नाम है अपवर्तन। यानी अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन कितने प्रकार का होता है और अपवर्तन किन किन चीज़ों के अंदर देखा जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनके अंदर अपवर्तन की क्रियाएं हम देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन की ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनके अंदर अपवर्तन की घटनाएं हम देखते हैं। लेकिन अपवर्तन करने से पहले इसके अंदर आने वाली कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं, 2 या 3, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते हैं। तो अपवर्तन के अंदर 3 माध्यम लेते हैं हम। अपवर्तन के अंदर 3 प्रकार के माध्यम लेते हैं। पहले माध्यम का नाम है विरल माध्यम। विरल माध्यम। दूसरा जो माध्यम है उसका नाम है सघन माध्यम। सघन माध्यम। और तीसरा जो माध्यम है उसका नाम है निर्वात। निर्वात, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं और निर्वात किसे कहते हैं। उसके बाद में इनके उदाहरण करेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है और निर्वात क्या होता है। इन तीनों का संबंध हम किन से करवाएंगे, अपवर्तन की घटना से करवाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विरल माध्यम क्या चीज़ है। विरल माध्यम क्या चीज़ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है इसके अंदर जो हवा है, उसी हवा को ही हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से लेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग, जिस माध्यम के अंदर, जिस माध्यम के अंदर, जिस माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग कम हो, जिस माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग कम होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे। तो इसके आगे हम लिख देते हैं कि प्रकाश का वेग इसके अंदर क्या होता है, विरल माध्यम में कम होता है। दूसरी परिभाषा है सघन माध्यम की। तो इसका विपरीत हो जाएगा कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। तो विरल माध्यम का हम उदाहरण क्या लिखेंगे, हवा। हवा के अंदर प्रकाश का वेग कम होता है, किसकी तुलना में कम होता है, जो सघन माध्यम में जो हम उदाहरण लेंगे ना, उस सघन माध्यम में उदाहरण की तुलना में और हवा का वेग है वो क्या होता है, प्रकाश से कम होता है। तो दूसरा क्या है, सघन माध्यम है अपना। सघन माध्यम में क्या लेंगे कि इसके अंदर तो हमने लिखा था जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, और सघन माध्यम में लिख देंगे जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। इसका उदाहरण हम लेंगे जल, पानी। पानी के अंदर प्रकाश का वेग अधिक होता है। सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें हैं हमारे को सबसे ज़्यादा मात्रा में किसमें, हवा के अंदर हमारे को पसीना आ जाता है। लेकिन मूल रूप से देखें
तो जल के अंदर प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के वेग मतलब जल के अंदर कोई भी एक वस्तु अगर हम रखेंगे तो प्रकाश की किरणें जिस हिसाब से पानी के ऊपर पड़ेगी और प्रकाश की किरणें के पड़ने के बाद में पानी में गुजरने के बाद में वो चीज़ है हमें कुछ तिरछी मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जल का वेग क्या होता है, हवा की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण से वो जो जल के अंदर डुबोई थी हमने कोई भी वस्तु, वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद में तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। तीसरी परिभाषा किसकी है? निर्वात की है। निर्वात में प्रकाश का वेग है वो शून्य होता है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग शून्य हो, जिस माध्यम में शून्य हो, निर्वात माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग शून्य होता है वो निर्वात माध्यम कहलाता है। यानी निर्वात माध्यम क्या होता है? माध्यम रहित होता है। इसका कोई भी उदाहरण नहीं है, ये माध्यम रहित होता है। न तो इसका उदाहरण जल है, न पानी है, न कांच है, कोई भी इसका उदाहरण नहीं है। ये माध्यम से रहित होता है, माध्यम रहित होता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अगर कम होगा, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। और प्रकाश का वेग कम किस में होता है? जल की तुलना में हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं? हवा की तुलना में जल में प्रकाश का वेग क्या है? अधिक है। तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। इसका उदाहरण हम क्या ले लेंगे? जल ले लेंगे। इसके अलावा जो निर्वात माध्यम है उसका परिभाषा क्या होगी कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग शून्य हो, यानी माध्यम से वो रहित हो, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात माध्यम कहते हैं। तो इन तीनों परिभाषाओं को हम अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद में जो अपवर्तन की क्रिया है, अपवर्तन की घटना है, इससे हम अच्छी तरीके से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमें ये तीनों परिभाषाएं अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो इससे आगे हम अपवर्तन पे चलते हैं कि अपवर्तन क्या चीज़ होती है और अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अपवर्तन की घटनाओं का, अपवर्तन से होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। पीछे जो हमने 3 परिभाषाएं की थी उनके अंदर हमने लिखा था कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? शून्य होता है। यानी वो क्या है? माध्यम रहित है, इसलिए उसका वेग क्या होता है? शून्य होता है। अब विरल माध्यम का हमने उदाहरण क्या लिया था? हवा। सघन माध्यम का उदाहरण हम क्या लेंगे? जल। और निर्वात में तो कुछ माध्यम है ही नहीं, तो निर्वात का कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो माध्यम रहित हैं। तो अब हम अपवर्तन की घटना करते हैं कि अपवर्तन क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम एक रेखा चित्र बनाते हैं। इनके अंदर 3 प्रकार की किरण होंगी। 3 किरणें कौन कौन सी हैं? एक तो जो प्रकाश की किरण है पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं, यानी हवा के अंदर आते हैं जो प्रकाश की किरणें, उस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तन के अंदर उसको कहेंगे अपवर्तित किरण और परावर्तन के अंदर कहेंगे उसको परावर्तित किरण। ठीक है। तो जो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी के ऊपर जो किरण आती हैं उस किरण का नाम क्या है? अपवर्तित किरण है। 3 प्रकार की किरणें हैं। पहली किरण है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश हैं वो सीधे धरातल पर गिरती हैं, उसी किरण को हम अपवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। दूसरी कौन सी है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होगी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरातल पर गिरेगा और धरातल के ऊपर अगर पानी है
तो हवा से जैसे ही वो पानी के अंदर किरण गुजरेगी तो गुजरने के बाद में वो क्या हो जाएगी, वो किरण थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी और उस किरण का नाम क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी किरण है उसका नाम है अभिलंब किरण। अभिलंब किरण और 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पे अभिलंब किरण होती है। तो सबसे पहले हम इस परिघटना में अभिलंब किरण बना लेते हैं। ये तो है अपनी अभिलंब किरण, यानी जो धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण प्रदर्शित करे वो कौन सी किरण है, अभिलंब किरण है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सूर्य का प्रकाश है, मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य हैं, इस सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ पे गिरेगा, धरातल पर गिरेगा। तो ये तिरछे रूप में गिरेगा, तो इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ये किरण है, ये जैसे ही मतलब धरातल पर गिरने के बाद में जैसे ही ये पानी में प्रवेश करेगी तो जानी तो चाहिए, इस हिसाब से जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जल के अंदर है प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है, और प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण ये क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी थोड़ी सी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, जिसके कारण से हमें कोई भी वस्तु है जल के अंदर रखी हुई हैं वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो इस किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इनके अंदर 3 प्रकार के कोण बनेंगे, इनके अंदर कोण भी बनेंगे। तो कौन से हैं, 2 कोण बनेंगे इनके अंदर। 2 कोण कौन से हैं, एक तो है अपवर्तन कोण, एक तो अपवर्तन कोण है, और दूसरा कोण है आपतन कोण, आपतन कोण। अपवर्तन कोण को हम आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को आई से लिखते हैं, और आपतन कोण है उसको हमें आर से लिखते हैं। अब अपने देखना है कि अपवर्तन कोण कौन सा है और आपतन कोण कौन सा है। इसके अंदर अपवर्तन कोण वह है जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम अपवर्तन कोण के नाम से जानेंगे, यानी आई के नाम से जानेंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, आपतन कोण है। तो आपतन कोण कौन सा होगा, जल के अंदर प्रवेश करने के बाद में जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब किरण है उन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण है उसको हमें आपतन कोण यानी आर के नाम से जानेंगे। तो ये अपना एक रेखा चित्र है, यानी उदाहरण के तौर पे हम इस रेखा चित्र को बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा करेंगे अपवर्तन की। अपवर्तन किसे कहते हैं, इस रेखा चित्र को देख करके हमें परिभाषाओं अच्छी तरीके से बना सकते हैं और हमें आसानी से याद भी हो जाएगी। इसकी परिभाषा के अंदर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कि जब प्रकाश की किरण, ये सूर्य का प्रकाश है, जब प्रकाश की किरण, ये माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण ये माध्यम है विरल माध्यम, यानी विरल माध्यम का उदाहरण हमने क्या लिया है, हवा लिया है। और ये नीचे वाला माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम, इसका उदाहरण हमने क्या लिया है, जल लिया है। ठीक है ना, इसका उदाहरण जल लिया है और विरल माध्यम का उदाहरण हवा लिया है। तो अब हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि इस परिभाषा को हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखो, सूर्य के प्रकाश से आने वाली अपवर्तित किरण जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को
अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अपवर्तन की जो परिभाषा है, अपवर्तन का जो रेखा चित्र है, वो आपको शायद अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप घर पे अगर इस YouTube चैनल के माध्यम से या अपना जो पर्सनल चैनल है इम्प्रेट, उसके अंदर जा कर के आप अगर इसको 10 या 15 मिनट मन लगा करके पढ़ते हो तो आपको निश्चित रूप से याद होगा। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।